जय हिंद दोस्तों आज हम गुप्त काल का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त काल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस कारण एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा हम इनका परिचय देखते हैं। तो मौर्य काल के विघटन के पश्चात दीर्घ काल तक भारतीय शासक भारत को एक सूत्र में नहीं बांध सके। कुछ हद तक कुषाणों, सातवाहनों ने प्रयास किया, लेकिन इनके पश्चात गुप्तों ने भारतीय प्रशासन को एक सूत्र में बांधा। दोस्तों, हम जानते हैं कि मौर्य काल के समय लगभग पूरा भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। ठीक है, एक सूत्र में बंधा हुआ था। लेकिन उसके पश्चात जैसे मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ कि फिर कई छोटे छोटे राज्य उदित हो गए, जिसके कारण हमें विभिन्न विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। ओके, कुषाणों और सातवाहनों ने प्रयास किया था, लेकिन कुछ विशेष सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हुई। और फिर आता है गुप्त वंश, जिसने भारत को फिर से एक सूत्र में बांधा। ओके, गुप्त संभवतः वैश्य रहे होंगे। वैसे इस बात को लेकर बड़ा विवाद है। कुछ सोर्स बताते हैं गुप्त ब्राह्मण हैं, कुछ कहते हैं कि ये जाट जाति के थे, कुछ कहते हैं ये क्षत्रिय हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत मानते हैं। लेकिन जो रामशरण शर्मा जी हैं, जिन्होंने 11th 12th इनकी एनसीईआरटी लिखी थी, उनके अनुसार ये वैश्य हैं। ओके, गुप्त साम्राज्य उतना विशाल तो नहीं था जितना मौर्य साम्राज्य, फिर भी इसने सारे उत्तर भारत को 335 से 455 ईस्वी तक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। ओके, तो इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार जो गुप्त शासन है वो मौर्य साम्राज्य से छोटा था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जो कि प्रारंभ में कुषाणों के यहाँ सामंत के रूप में कार्य करता था। कुषाणों की स्थिति जब कमजोर हो गई, तब तीसरी शताब्दी में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश, दक्कन में वाकाटक वंश और पूर्वी भाग में गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे कि जानते हैं, जैसे कि मेन सत्ता है, जैसे कुषाण उस समय पावरफुल थे, तो जैसे कि कोई शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर होती है, तो छोटे छोटे कई सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ओके, अब जानते हैं दोस्तों गुप्तकालीन इतिहास जानने के स्रोत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की, तो आपको मेंस में ये क्वेश्चन लिखने को आ सकता है कि गुप्तकालीन इतिहास जानने के साधन क्या है, समझाइए। ओके, तो आपको एज इट इज चार्ट बना के आना है। ठीक है दोस्तों, अब गुप्तकालीन इतिहास जानने के जो साधन हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक साहित्य और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्य की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। भारतीय साहित्य की अगर हम बात करें तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसको याद करने की ट्रिक भी है दोस्तों। जैसे वायु जो होती है वो दिखाई नहीं देती, गुप्त होती है, यानी गुप्त काल की इससे जानकारी प्राप्त होगी। फिर रघुवंश, ये कालिदास का ग्रंथ है। कालिदास का रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम, दोनों से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देवीन चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दोनों के दोनों विशाखादत्त ने लिखे हैं। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। फिर मृच्छकटिकम, दोस्तों मृच्छकटिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं। इससे हमें गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है और इसकी रचना शूद्रक ने की थी। कौमुदी महोत्सव, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि गुप्त काल पर विशेष तौर पर प्रकाश डालता है। विदेशी यात्रियों के विवरण की अगर हम बात करें तो फाहियान ने फोहियू की लिखी थी। हेनसांग ने सीयू की लिखी थी। इत्सिंग, इन सभी के विवरण भी गुप्त काल के ऊपर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों को फिर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभिलेख, मुद्राएं और स्मारक। अभिलेखों की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसे ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। इससे खास तौर पर समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एरन अभिलेख, ये सती प्रथा का सबसे पहला लिखित साक्ष्य है जो कि
मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। महरौली स्तंभ लेख, उदयगिरी गुहा अभिलेख, विल्सन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये सारे अभिलेख गुप्त काल पर प्रकाश डालते हैं। मुद्राएं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुप्तकालीन जो मुद्राएं थी उन्हें दिनार कहा जाता था। स्वर्ण मुद्राओं को खासतौर पर दिनार कहा जाता था। चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा भी प्राप्त हुई है, जिनसे हमें गुप्त शासकों की सीमा निर्धारण में भी सहायता मिलती है, उनके राज्यों की सीमा के निर्धारण में। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत का अगला पार्ट है स्मारक। तो स्मारकों के अंतर्गत हम देखें तो जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी जिले में है। ये भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर है, ओके, जिसका क्या है, एक पिरामिड नुमा शिखर है दोस्तों। तो तिगवा का विष्णु मंदिर, यह भी इंपॉर्टेंट है। भुमरा का शिव मंदिर, ये सारे भी गुप्तकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुप्तकालीन इतिहास जानने के इतने साधन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हम, अब है गुप्त वंश की जानकारी थोड़ी प्राप्त करते हैं हम। तो पुराणों में गुप्त वंश के संस्थापक को गुप्त कहा गया है, जबकि गुप्त अभिलेख में गुप्त वंश के संस्थापक को श्रीगुप्त कहा गया है। दोस्तों इतिहासकार जो होते हैं वो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर भी भिड़ जाते हैं। ठीक है, बाल की भी खाल निकालते हैं वो। जैसे कि पुराणों में गुप्त वंश के संस्थापक को गुप्त कहा गया, और जबकि गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त, इसको लेके फिर विवाद। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने आधे इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, उसका गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त था, और आधों का कहना है कि नहीं, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अब फिर क्या होता है, मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया गया, और बाद में पता चला कि भाई ये श्री शब्द जो है ये तो सम्मान पूर्वक लगाया जाता था, तो चाहे गुप्त कहो या श्रीगुप्त कहो, बात एक ही है। ओके, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने महाराज उपाधि का प्रयोग किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था, अपितु वह एक सामंत था। कुषाण वंश के दौरान क्या होता है दोस्तों कि कुषाण वंश अपने कुषाण शासक जो होते थे वो अपने सामंतों को महाराज जैसी उपाधि प्रदान करते थे। तो जिससे यह क्लियर हो रहा है कि गुप्त शासक स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गुप्त शासकों में श्रीगुप्त की बात हो रही है। ये गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था। ठीक है, तो घटोत्कच अपने पिता की भांति यह सामंत शासक था, यानी ये भी अभी सामंत शासक ही था। घटोत्कच अपने पिता की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था और महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को आदि पुरुष भी कहा गया है, यानी अपने पिता के मुकाबले ये ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने 319 में अपना राज्याभिषेक करवाया और गुप्त संवत प्रारंभ किया। ओके, गुप्त संवत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनेगा। तो गुप्त संवत जो है 319-20 माना जाता है। ठीक है, 319-20 को गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा आप। इसने महाराजाधिराज, पट्टाभिषेक जैसी उपाधियां धारण की, जिस कारण से गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अगर एग्जाम में पूछे तो हमें श्रीगुप्त लगाना है दोस्तों, लेकिन गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो हमें आंसर देना है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। दहेज स्वरूप वैशाली राज्य प्राप्त हो गया तथा चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी शैली के सिक्के भी चलाए। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो थे यह महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, लिच्छवी गणराज्य ये नेपाल में था, तो लिच्छवी गणराज्य की जो रानी थी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह ये पूरी टेक्टिकली यानी सामरिक महत्व की शादी थी या विवाह था, क्योंकि इसका उद्देश्य इतना था कि हमारा साम्राज्य का विस्तार भी हो सके। ठीक है, और हम एक शक्तिशाली जो राज्य हैं उनके संबंधी बन जाए। तो ऐसा ही हुआ, उनको राज्य भी प्राप्त हुआ, वैशाली राज्य प्राप्त हो गया।
और राजा रानी की शैली के सिक्के चलाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तरफ स्वयं चंद्रगुप्त प्रथम और दूसरी तरफ उनकी पत्नी कुमार देवी यहाँ पर नजर आ रही है। तो राजा रानी शैली के सिक्के चलाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था ताकि दूर तक ये खबर पहुंचे कि भाई हम वैशाली राज्य के समधी हैं, ताकि हमसे कोई टकराने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य इतना शक्तिशाली था उस समय, अच्छा शक्तिशाली गणराज्य ये हुआ करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे अगले शासक जो हैं वो हैं समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त से पहले कांच को शासक मानते हैं, क्योंकि कांच नाम के सिक्के विल्सन और विदिशा से प्राप्त होते हैं। ये विल्सन जो है ये यूपी में है, ठीक है, विदिशा एमपी में है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर विवाद कि यहाँ पर कांच जो है, कांच शासक था या समुद्रगुप्त शासक था। अब फिर इसका समाधान, कुछ विद्वान जैसे स्मिथ, फ्लिट, एलन ये कांच को समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान जैसे हेरास कांच को समुद्रगुप्त का भाई बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतिहासकार फिर दो धड़ों में बट गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि समुद्रगुप्त का अपने भाइयों से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष ना हुआ हो। ठीक है, मतलब संघर्ष हुआ होगा, ये एक तर्क है दोस्तों, कुछ भी क्लियर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे लग रहा है कि हाँ ये शासक बैठा होगा। और भाई इतिहासकारों का एक धड़ा मानता है कि समुद्रगुप्त का ही नाम कांच था, तो भाई हो भी सकता है ये भी सही हो। तो इस बात को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ते हम। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की दिग्विजय की। दिग्विजय जो लोग बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मेंस में लिखने को आएगी स्पेशल। तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख है। ये प्रयाग स्तंभ लेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ये चंपू शैली में लिखा गया है। समुद्रगुप्त एक सफल सेनापति था, वह अपने जीवन में कभी परास्त नहीं हुआ। इस कारण इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन के नाम से पुकारा है। दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो उसका आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त को। किसने कहा था, तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने कहा था उसे। लेकिन ये उपाधि, मेरे हिसाब से यह उपाधि देना तो समुद्रगुप्त की मतलब एक तरीके से तौहीन करने के बराबर हो गया, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी परास्त नहीं हुआ, लेकिन नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में परास्त हो गया था। ठीक है, तो उसे नेपोलियन कहना मेरे हिसाब से तो अनुचित है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना का ध्येय धरणी बंध यानी भूमंडल को बांधना था। प्रयाग प्रशस्ति क्या कहती है कि भाई उसने दिग्विजय की योजना क्यों बनाई, तो उसका उद्देश्य था भूमंडल को एक सूत्र में बांधना। अब समुद्रगुप्त की विजयों की चर्चा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहली आर्यावर्त की विजय। समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया तथा आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति में इसे आर्यावर्त राज्य प्रस्बोद्धरण कहा गया है, यानी कि आर्यावर्त यानी उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब समुद्रगुप्त की दिग्विजय पे आगे बढ़ते हैं हम। तो दक्षिणापथ की विजय। अब इसने भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 भागों में बांट लिया। उत्तर भारत की विजय हो गई, अब हम दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो दक्षिणावर्त के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की तथा इन राज्यों के प्रति ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। प्रयाग प्रशस्ति में यही शब्द वर्णित है। अगर आप मेंस में यह शब्द नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी, तो इसके अंतर्गत क्या था दोस्तों कि समुद्रगुप्त ने उन्हें जीत लिया, जीतने के पश्चात उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दिया और उनसे टैक्स वसूला। तो ये क्या थी, ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति थी। ठीक है, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा प्रदान की है। ये संख्या नहीं है दोस्तों, संज्ञा है, संज्ञा दी है। ओके, क्योंकि ये धर्म विजय थी, यहां पर किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं स्थापित किया था। अगली विजय आट्विक राज्यों पर विजय।
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार विंध्य प्रदेश के राज्यों को जीतकर उन्हें अपना सेवक बना लिया था। और प्रयाग प्रशस्ति में इसके लिए एक शब्द दिया हुआ है, परिचारीकृत सर्व आटविक राजस्य। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आटव, आटविक, आटव का मतलब होता है जंगल। विंध्य प्रदेश जो है ये जबलपुर के ऊपर वाला, मतलब विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ जनजातियां रहती थी, उन जनजातियों को समुद्रगुप्त ने जीत लिया था और उन्हें अपना सेवक बना लिया था। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है। अगली विजय, सीमावर्ती राज्यों की विजय। समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती 5 राज्य, समतट, द्वाक, कामरूप, कृतपुर, नेपाल, सभी प्रकार के कर देते थे। ठीक है, ये 5 राज्यों को भी क्या किया था, जीत लिया था। ये 5 राज्य सभी प्रकार के कर देते थे, उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते थे। मतलब आप सोच सकते हो समुद्रगुप्त कितना शक्तिशाली शासक था। अपने भारत के उत्तर भारत, दक्षिण भारत और मध्य विंध्याचल यानी मध्य भारत का क्षेत्र, इनको तो जीता ही जीता, साथ ही सीमावर्ती राज्यों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जीत लिया था समुद्रगुप्त ने। मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक था यह। और वो प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते हैं प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। और प्रयाग प्रशस्ति में इसके लिए एक शब्द दिया हुआ है, सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमनम। ये पूरा एक शब्द है दोस्तों, यहाँ स्पेस जो दी हुई है ये स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वकर दानाज्ञाकरण प्रणामागमनम ये शब्द समुद्रगुप्त की सीमावर्ती विजयों के लिए उल्लेखित है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी समुद्रगुप्त की दिग्विजय खत्म नहीं हुई, तो प्रयाग प्रशस्ति में कुछ विदेशी शक्तियों के नाम भी दिए गए हैं। चलो सीमावर्ती तो छोड़ो, विदेशियों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर देवपुत्र शाही, शाहनुशाही, ये जो कुषाण होते थे, कुषाणों के कुछ वंशज बचे थे, उनके लिए ये शब्द यूज हुआ है। शक, शक तो हम शक आक्रमण में पढ़ चुके हैं। मुरुंड, ये कुषाणों के ही रिश्तेदार थे। सिहल, सिहल ये श्रीलंका का नाम है। और सर्वद्वीप, सर्वद्वीप वासी भी ये शब्द इंडोनेशिया के लिए यूज हुआ है। तो इनका शब्द, इनका मतलब शब्द मिलते हैं कहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति में। अब इनके विषय में क्या बात कही गई है प्रयाग प्रशस्ति में, तो इनके विषय में बताया गया है कि वह स्वयं को सम्राट की सेवा में उपस्थित करना, कन्याओं के उपहार एवं अपने राज्य में शासन करने के निमित्त गरुड़ मुद्रा, गरुड़ मुद्रा ये मतलब जो गुप्त शासक थे उनकी मुद्रा थी, गरुड़ मुद्रा से अंकित राजज्ञा के लिए प्रार्थना करना आदि विविध उपायों द्वारा उसकी सेवा किया करते थे। यानी जो विदेशी राज शासक थे वो भी समुद्रगुप्त की सेवा किया करते थे, उसको प्रसन्न किया करते थे। मतलब आप सोच सकते हो कितना शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त। और सिहल द्वीप के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बौद्ध मठ बनवाने के लिए जमीन मांगी थी, जो समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। और ये यहीं पे फिर बौद्ध विहार बना था, बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ के शासक ने, तो सिहल, सिहल यानी श्रीलंका के शासक। कौन था, मेघवर्ण ने बौद्ध मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से जमीन मांगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं समुद्रगुप्त वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो बहुत ही खतरनाक होते थे। ठीक है, खतरनाक मतलब नकारात्मक वे में न बोलते हुए मैं अगर बोलूं तो मतलब इतने प्रभावी व्यक्तित्व के होते थे कि जो भी उनसे एक बार मिल लिया समझो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। ठीक है, इतना प्रभावी व्यक्तित्व होता था उनका, चाहे वो मेनांडर हो, ठीक है, कोई भी शासक हो। तो समुद्रगुप्त भी जैसे वसुबिंदु भी बहुत बड़े बौद्ध विद्वान हुए हैं, तो उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी तथा वह वीणा प्रेमी भी था। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। उसमें गरुड़ प्रकार यानी गरुड़ का अंकन था उसमें। धनुर्धारी प्रकार, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे धनुष लिए हुए समुद्रगुप्त जो है खड़ा है। परशु प्रकार, हाथ में परशु भी है उसके। अश्वमेघ प्रकार, अश्वमेघ प्रकार में क्या था कि सिक्का जो होता है उसके बीच में घोड़े की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो वो अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसका प्रतीक है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। व्याघ्र हनन प्रकार यानी शेर को मारते हुए भी एक सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया हुआ था। वीणा वादन प्रकार यानी इस सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए बताया गया है। ठीक है, तो ये थे समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण जानकारी। हम आगे देखते हैं तो समुद्रगुप्त के पश्चात अगले शासक कौन गद्दी पर बैठेंगे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लिखित है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनकी माता का नाम दत्त देवी था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। ओके, विशाखा दत्त कृत देवीन चंद्रगुप्तम नामक नाटक में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। अब यहां पर एक नया फिर से शासक आ गया, रामगुप्त। जैसा कि हमने समुद्रगुप्त में देखा था, एक कांच नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐसे कैसे यहां पर रामगुप्त नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है। तो देवीन चंद्रगुप्तम नाटक में ये सब उल्लेख मिलता है। तो ये नाटक क्या कहती है? तो इसके अनुसार शकों के आक्रमण के कारण रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, दोनों एक ही के नाम हैं, को शकों को सौंप कर शांति स्थापित करने का विचार किया। यानी शकों ने आक्रमण किया, शकों ने गुप्त साम्राज्य को हथिया लिया था। उसके बाद में रामगुप्त को कहा कि भाई अगर आप आपकी पत्नी हमें सौंप दोगे तो हम आपको आपका साम्राज्य वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो रामगुप्त अयोग्य शासक था, इसने अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया और शांति स्थापित करने का विचार किया। किंतु इसका छोटा भाई जो था वो था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का भेष बनाकर शक राजा की हत्या कर दी। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा बड़े भाई थोड़े समझदार होते हैं लेकिन छोटे भाई बड़े खतरनाक होते हैं। तो बस उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा भाई जो था चंद्रगुप्त, ये बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, तो इसने क्या किया कि दबंग स्टाइल में एंट्री मारी, ध्रुव स्वामिनी का भेष बनाकर शक राजा के कैंप में घुसता है और शक राजा की हत्या कर देता है। इसके उपरांत रामगुप्त की भी हत्या कर देता है। मतलब और भी ज्यादा खतरनाक था, भाई के बड़े भाई की हत्या कर दी कि भाई जो भाई इतने अपने साम्राज्य, अपनी पत्नी और अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सका वो आगे साम्राज्य को क्या संभालेगा। ऐसे व्यक्ति का जीना अनुचित है। ठीक है, तो उसकी हत्या कर दी और ध्रुव देवी यानी अपनी भाभी से विवाह कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो ये थे चंद्रगुप्त या द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ये भी महत्वाकांक्षी शासक थे, इन्होंने भी क्या किया कि अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम की भांति वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रारंभ किए। तो चंद्रगुप्त ने नागवंश, वाकाटक वंश, कदम्ब राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वाकाटकों के साथ मिलकर शकों का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, पहले तो क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या हो जाता है कि वो दोनों लगभग एक ही हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वाकाटकों के साथ मिलकर उसने शकों का तो उन्मूलन ही कर दिया। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजयों का उल्लेख है। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ जो है दोस्तों, उसमें क्या है कि चंद्र नामक शासक का उल्लेख है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ चंद्र लिखा हुआ है। तो अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि वो चंद्र यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। ठीक है, तो इसके अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सिंधु पार कर बाहलिको से तात्पर्य है अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र। ठीक है, और पूर्व में बंग शासकों, बंग यानी बंगाल शासकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ठीक है, यानी आप देख सकते हो अफगानिस्तान से लगा के इधर बंगाल तक उनका साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है, इस तरह मध्य एशिया तक विजय प्राप्त करने वाला वह प्रथम भारतीय मूल का शासक था। यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम शासक था जिसने मध्य एशिया तक विजय प्राप्त की थी। ठीक है, भारतीय मूल की बात हो रही है यहाँ पे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय शक विजय थी, जिसके अंतर्गत उज्जैनी के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह थर, ठीक है, की हत्या कर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारी की उपाधि धारण की और यहीं पर इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने आपको शक आक्रमण का वीडियो लेक्चर दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो शक आक्रमण के दौरान मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है कि पहले शक उज्जैन में, मालवा में निवास करते थे। तो मालवा के शकों को, मालवा के एक शासक हुआ था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने मालवा से खदेड़ दिया था। ठीक है, और उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य जो थी ये आगे चल के एक उपाधि बन गई थी। तो यहाँ पर बचे हुए शकों को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की और शकारी की उपाधि भी धारण की। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, अब जीत लिया, जीतने के पश्चात धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त
के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसका विवरण फोही युकी में संकलित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में बनता है, तो आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने बताया कि चंद्रगुप्त के राज्य में चोरी डकैती जैसे अपराध नहीं होते थे। साथ ही उसने 2 बुराइयों का भी उल्लेख किया है। नंबर 1, बुजुर्ग स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में गंगा यमुना के संगम पर जाकर आत्महत्या कर लेते थे। ठीक है, और दूसरी बुराई के बारे में कहता है कि चांडाल जाति के लोग जब नगर में चलते थे तो डंडे ठोक कर चलते थे। उससे क्या होता था कि भाई जो उच्च वर्ण के लोग हैं उन्हें पता चल जाए कि भाई निम्न जाति के व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी परछाई हमारे ऊपर न गिरे ताकि हम अपवित्र ना हो। ओके, फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है तथा मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। अगर आप एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मालवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मालवा की जलवायु को विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था। ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा फाहियान। फाहियान जब वापस लौट रहा था तो उसे डाकुओं ने लूट लिया था। भाई यहाँ पे पहले वो क्या कह रहा है कि चोरी डकैती जैसे अपराध नहीं होते थे, लेकिन जब वापस लौट रहा था तो उसी को डाकुओं ने लूट लिया था। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाहियान ने अपने ग्रंथ फोही युकी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम नहीं लिखा है, वो नाम लिखना भूल गया था। ठीक है, पर अधिकतर इतिहासकारों ने उसका जो विवरण दिया हुआ है उस पर से ये तर्क लगाया है कि ये विवरण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल का ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान निवास करते थे, जिसे 9 रत्न कहा जाता था। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमरसिंह, ये कशणपणक नहीं है, ये छपणक लिखा हुआ है। ठीक है, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर व रुचि जैसे विद्वान थे। यहाँ पर आप सभी की इमेज देख पा रहे होंगे, 9 रत्न जो है यहाँ पर सभी की इमेज दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको। कालिदास से तो आप सभी परिचित हैं ही, ये खास तौर पर कालिदास का नाम मत भूलिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही जारी किए थे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के, अगर मान लो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश तो लिखा रहेगा ही रहेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य स्वयं को परम भागवत कहता था, ये याद रखिएगा दोस्तों। परम भागवत कौन सा गुप्त शासक स्वयं को कहता था, तो आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगले शासक हैं कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। यह चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी का पुत्र था। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुमारगुप्त से पहले ध्रुव स्वामिनी का एक अन्य पुत्र गोविंद गुप्त गद्दी पर बैठा, लेकिन अधिकतर इतिहासकार कुमारगुप्त को ही गोविंद गुप्त मानते हैं। यहाँ पर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि भाई कुमारगुप्त का ही नाम गोविंद गुप्त भी था। ओके, कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में शांति प्रिय नीति अपनाई, लेकिन अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसके शासनकाल को अभिलेखों का काल कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि किस गुप्त शासक के शासनकाल को अभिलेखों का काल कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा कुमारगुप्त। ओके, इसका सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख विल्सन अभिलेख, ये कहां पर है, यूपी में है, जिसमें गुप्तों की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त वंशावली की जानकारी हमें यहीं से प्राप्त होती है। ठीक है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र नामक जनजाति का आक्रमण हुआ, जिसका दमन स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त जो है ये कुमारगुप्त का पुत्र था। ठीक है, तो भीतरी स्तंभ लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र नामक एक जनजाति थी जिसका आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो कुमारगुप्त ने करवाई। और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी। और विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो आंसर लगाना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है। ठीक है, और भारत की अगर पूछे तो नालंदा लगाना है, तक्षशिला नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम, अब स्कंदगुप्त की जानकारी लेते हैं।
जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि स्कंदगुप्त हुण जनजाति के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब स्कंदगुप्त को हुण जनजाति के आक्रमण का सामना करना पड़ा, अतः स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, अब हुण क्या थे? हुण ये मध्य एशिया की एक बर्बर जनजाति थी। ठीक है, इसका ये खुशनवाज के नेतृत्व में पहले इकट्ठी होती है और इसने भारत की ओर आक्रमण किया था। बाद में ये तोरमान के नेतृत्व में भी इकट्ठी हुई थी। ठीक है, और गुप्त वंश के पतन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्कंदगुप्त मध्य एशिया का पहला शासक था जिसने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये स्कंदगुप्त मध्य एशिया का पहला शासक था जिसने हुणों को पराजित किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने चीनी शासक शांग के साथ दोस्ती संबंध भी स्थापित किए थे। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के किसानों की स्थिति को देखते हुए सौराष्ट्र के प्रांतपति, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र के प्रांतपति पर्णदत्त की सहायता से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, ये चौथा शासक है जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है। इससे पहले के 3 शासक मैं आपको बता चुका हूं, तो वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त काल का पतन प्रारंभ हो गया तथा इस वंश का अंतिम शासक कुमारगुप्त द्वितीय या विष्णुगुप्त था। ठीक है, यानी स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई और मृत्यु के साथ ही जो गुप्त वंश है उसका पतन प्रारंभ हो गया था। और इस वंश का अंतिम शासक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, तो कौन था? कुमारगुप्त या विष्णुगुप्त, दोनों में से एक ही आएगा, कुमारगुप्त द्वितीय या विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इस तरह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को पढ़ते हुए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।